हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं नीरज वसीटा। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स के में आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और यहाँ पर आज जो अपनी क्लास होने वाली है अकाउंटेंसी की, जो अपना चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करेंगे अपन। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो अपन ने चैप्टर लिया था उसके काफी कुछ टॉपिक्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आज कुछ और टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसी में से आज एक टॉपिक अपन ने जो प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था उसका कुछ पार्ट मैंने आपको बताया था, कुछ पार्ट अभी बताना बाकी है, तो इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा। उससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली जो क्लासेस हैं फटाफट उससे आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी, काफी हेल्पफुल रहेगा आपका। तो फटाफट से मेरा चैनल खिलाड़ी कॉमर्स के सब्सक्राइब कर लें आप और अपने स्टडी को आप कंटिन्यू रखें। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना प्रीवियस वीडियो में मैंने जो ये टॉपिक लिया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड पी एंड एल प्रॉफिट सरप्लस वगैरह, तो मैंने बोला था कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो उस केस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और आपका जो रिजर्व्स वगैरह पहले से पड़ा हुआ है तो उसको आप पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व्स और पीएनएल अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस क्रेडिट है अगर, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम एंट्री में उनको डेबिट करना रहेगा और पार्टनर्स क्रेडिट होंगे कौन से रेशियो में, तो रेशियो रहेगा ओल्ड रेशियो। तो ये चीज अपन ने डिस्कस कर ली थी। आज अपन एक चीज थोड़ा सा आगे डिस्कशन इसमें ये करेंगे कि जब अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स ये चाहते हैं कि इसको वो जनरल रिजर्व पी एंड एल जो भी है उन अकाउंट्स को क्या करना चाहते हैं, वो बुक्स में शो करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, बुक्स के अंदर शो करना चाहते हैं। ठीक है, शो इन बुक्स और कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसका मीनिंग ये निकला कि कंटिन्यू करने का मतलब कि भैया अब रिजर्व्स और सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है आपको, उनको वापस आपको बुक्स में शो करना है। बाकी अपन क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करके उनका अकाउंट क्लोज कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। अब क्वेश्चन में अगर पार्टनर्स ये चाहते हैं कि उन रिजर्व्स और पीएनएल को एज इट इज वो बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, डायरेक्ट एडजस्टमेंट होता है। वो एडजस्टमेंट जैसे आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था वैसा ही फॉर्मूला लगा के आपको करना पड़ेगा। तो उसमें वापस आपका वही गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा, जैसे आप निकाल देते हैं। फॉर्मूला आपका था OR माइनस NR, तो गेनिंग और सेक्रीफाइस जो भी आएगा उस रेशियो में वो रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको एंट्री आपको फिक्स दिमाग में बिठा लेनी, एंट्री वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस अपन नहीं कर रहे हैं। जो पार्टनर गेन करेगा उसको आपको डेबिट करना है और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उस पार्टनर को आपको क्रेडिट करना है। ये कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सभी अपन लेंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को कंटिन्यू करते हैं तो उस केस में क्या एंट्रीज बनती है, कैसे रेशो वगैरह निकलता है। तो आपने पहले सब कुछ सीखा हुआ है तो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बहुत इजी सा टॉपिक है। फटाफट से आप देखेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके अभी। तो क्वेश्चन एक बनिए लेना चाह रहे हैं यहाँ पे कि डी E and F are sharing profit in the ratio 5:3:2. D, E and F तीन पार्टनर्स के नाम दिए हैं आपको। रेशियो इनका रखा है 2:3:5। ये इनका OR रेशियो है। ठीक है बेटा, ये OR रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है कि दे डिसाइडेड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो। आपका जो है थोड़ा सा चेंजेस है इसके अंदर बेटा, ये आपका मैंने थोड़ा सा उतारने में पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप चेंज कर देते, कोई इश्यू नहीं है। OR रेशियो इनका 5:3:2 है, ये OR रेशियो दे रखा है। और अब चेंजेस ये करना चाहते हैं कि न्यू रेशियो ये जो है उसको रेशियो में चेंजेस कर रहे हैं, तो रेशियो को उल्टा कर रहे हैं, 2:3:5 करना चाहते हैं। ये आपका NR रेशियो, ये आपका OR रेशियो, दो चीजें आपको दे रखी है। क्वेश्चन फिर आगे बढ़ता है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे ऑल्सो decided to record effect of the following without affecting their book value by passing adjustment entry। आपको तीन चीजें दे रखी है बेटा यहाँ पे। एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, रिजर्व पड़ा हुआ आपका 1,50,000 रुपया, समझिएगा बात को। फिर होता है बेटा एक कंटीजेंसी रिजर्व और पड़ा हुआ है, उसमें भी आपका पड़ा हुआ है 25,000। देन उसके बाद एक पीएनएल अकाउंट पड़ा हुआ है जिसका भी बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट क्लियर किया हुआ है। नहीं भी किया हुआ तो क्रेडिट ही मानना है आपको, जब तक आगे से डेबिट नहीं बोले। ध्यान रहे, ध्यान बेटा इस चीज का। और एक आपको दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, अमाउंट है 1 लाख। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, फिक्टिव एसेट्स होते हैं, इसका नेचर क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है इसका नेचर, हमेशा ध्यान रहे आपको। तो अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, इन सब चीजों को आपको बुक्स में शो तो करना है। क्या बोला उन्होंने कि डिसाइड एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। उनकी बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना है।
जब भी ऐसा पॉइंट आता है उसका मीनिंग ये निकलता है कि उस बुक वैल्यू से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है और डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर लेना है। तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वही OR माइनस NR। तो DEF के OR जो NR है, OR आप देख सकते हैं 5/10, 3/10 और 2/10, ये OR रेशो था। अब न्यू रेशो में चेंजेस जो हुआ है वो ये हुआ है कि 2/10 हो गया है, इसको 3/10 ही रखा है और इसको 5/10 कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि आपका आएगा 3/10, जो आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये सेक्रीफाइस है। यहाँ पे 0 आ गया, 0/10 यानी नील हो गया, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद थर्ड वाले केस में आप देख सकते हो नेगेटिव 3/10 आ रहा है, तो ये गेन कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो बेटा आप कि एक पार्टनर तो गेन कर रहा है और एक सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस रेशियो में ही, इस अमाउंट से ही आपको एडजस्टमेंट लेना है और एंट्री कर लेनी है। तो एंट्री करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जितने भी क्रेडिट बैलेंस होंगे उन सबको प्लस कर लेंगे, उसमें से डेबिट बैलेंस को काट लेंगे, तो फिर जो वैल्यू बचेगी उसमें उन दोनों पार्टनर्स क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे। तो देखिएगा बेटा यहाँ पर रिजर्व की नेचर आपको पहले ही बता रखी है मैंने, हमेशा रिजर्व की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्योंकि किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है रिजर्व, तो उसकी नेचर ऑलवेज क्रेडिट होगी। तो ये ध्यान रखिए बेटा कि रिजर्व हमेशा क्रेडिट रहेंगे। तो उस केस में तीन चीजें आपकी यहाँ पर क्रेडिट है, तो क्रेडिट वालों को तीनों को प्लस कर लेते हैं, 150 प्लस 25 प्लस 75, इन तीनों को अगर प्लस करेंगे बेटा तो 250 अमाउंट आएगा। उस 250 में से ये डेबिट बैलेंस आपका 1 लाख, 250 टोटल आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, टोटल क्रेडिट आया आपका 250, उसमें से आपका 1 लाख जो है वो है डेबिट बैलेंस है, वो आप माइनस कर देंगे तो 150 आपका क्रेडिट बैलेंस बचेगा। तो इस बैलेंस पर आपको क्या करनी है, एंट्री करनी है बेटा, वैल्यू निकालकर। तो रेशो देखो 3/10 आया, तो इसका रेशो निकाल लीजिए। 3/10 रेशो जब आप निकालेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा 45,000। तो आपको एंट्री कौन से अमाउंट से बनानी है, 45,000 से एंट्री बनानी है, ठीक है बेटा। तो 45,000 से एंट्री क्या बनेगी, जो पार्टनर, वो लॉजिक आपका जो गुडविल में आप यूज कर रहे थे, लॉजिक क्या था, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। तो गेन कौन कर रहा है, यहाँ पे एफ गेन कर रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, डी, तो डी हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट, तो 2D कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लेना है, तो अमाउंट लेना है बेटा आपको 45,000। कैसे आया, समझ में आ गई बात आप सभी को। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा आपके लिए कि जब भी क्वेश्चन में आपको रिजर्व्स, प्रॉफिट्स वगैरह दे रखे हो और क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि उनको, उनकी बुक वैल्यू को आपको अफेक्ट किए बिना ट्रीटमेंट करना है, बुक वैल्यू को अफेक्ट किए बिना जब ट्रीटमेंट करना होता है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना है और उस पर वो रेशो का वैल्यू निकाल के आपको एंट्री कर देनी है। एंट्री आपकी फिक्स रहेगी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे आपने देखा बेटा रिजर्व की नेचर तीनों की क्रेडिट थी, उन तीनों को प्लस किया तो 250 क्रेडिट आया, और ये 1 लाख रुपीज का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसकी नेचर क्या होती है, डेबिट होती है। तो इसको जब काटा, इसमें से माइनस किया तो क्रेडिट 150 बचा, इस 150 पे आपने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का जो शेयर है वो निकाला, और यहाँ पे देखा बेटा ई नील हो गया, तो उसका कोई इंपैक्ट ई का इस एंट्री में आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि वो क्या, पहले भी उसका शेयर वही था, अभी भी वही है, तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं, तो उसको कोई एंट्री में अपने को याद नहीं करना है। अपने को सीधा सीधा किसको देखना है, डी और एफ को। डी यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है और एफ गेन कर रहा है, तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, उस वैल्यू एफ डेबिट हो गया और डी आपका क्रेडिट हो गया, अमाउंट आया आपका 45,000। तो ये बेटा ट्रीटमेंट होता है कि जब बिना बुक की वैल्यू को अफेक्ट किए हुए रिजर्व्स और जो आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस है, उन सबको आपका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना रहेगा। तो ये बात रही आपकी, समझ में आ गया होगा अब आपको टॉपिक। अब आगे थोड़ा सा और चलेंगे, कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब आता है बेटा आपका एक नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, वो आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है बेटा, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये भी एक टाइप का रिजर्व है जो वर्कमैन के कंपनसेशन के लिए अगेंस्ट बनाया जाता है कि कंपनी में, आपकी फर्म में बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, उनको कभी भी कंपनसेट करना पड़ सकता है, कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, और उनके वेलफेयर के लिए आप कुछ अमाउंट क्या करते हैं, तैयार रखते हैं, अपने रिजर्व में पड़ा रखते हैं कि भैया कुछ भी अगर ऐसा होगा, उनके अगेंस्ट कोई भी क्लेम अगर उठ के आएगा तो हम वो रिजर्व में से वो पैसा निकाल के उनको दे देंगे, जिससे कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सीधी सी बात है। ये एग्जांपल लेते हैं कि फैक्ट्री के अंदर सपोज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और आपके पास पैसा नहीं है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है, तो उसके क्लेम में आपके पास पैसा नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में क्या करते हैं कि सारे वर्कमैन के कंपनसेशन के लिए कुछ ना कुछ रिजर्व में पैसा रखा जाता है, ठीक है बेटा। और जब ईयर एंड पे उस पैसे का यूज नहीं होता है तो वो सारा पैसा किसका होता है, पार्टनर का होता है, तो पार्टनर को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे अपन ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, उन केसेस के बारे में बात करेंगे। मैं एक एक केस आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा, तब ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। मैं उन केसेस के बारे में बात करूंगा, तो समझिएगा बेटा कि क्या करना है अपने को, ठीक है। एक एग्जांपल में मेरी मर्जी से ले रहा हूं बेटा, यहाँ पे समझना उस चीज को, ठीक है। कि ट्रीटमेंट क्या है यहाँ पर, कि सपोज पार्टनर है यहाँ पर एक्स
वाई जेड। इनका रेशियो सपोज मान लेते हैं बेटा 5:3:2 ही है, ठीक है। ये इनका जो वार होता है वही रेशियो यूज होता है इस केस में। तो अब इस केस में क्या बोला जाता है बेटा आपको कि एक WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट पर पड़ा है आपके सामने 60,000 सपोज, ठीक है बेटा। ये केस दे रखा है आपको, रिजर्व 60,000 पड़ा है। अब क्या क्या केसेस आपके सामने आ सकते हैं, उस केस में क्या क्या एंट्री बनानी है वो समझिएगा बेटा। फर्स्ट केस होता है, इफ मैं केस यहां से पढ़ रहा हूं बेटा, इफ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इफ नो क्लेम, केस क्या रखा बेटा अपन ने, कोई क्लेम नहीं है, मतलब साल भर में कोई क्लेम उठ के आया ही नहीं कि कोई भी कंपनसेशन आपको भरना ही नहीं पड़ा, तो उस ईयर एंड में आप क्या करोगे, 60,000 पूरा के पूरा, इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम आया नहीं, तो सारा पैसा किसका था, पार्टनर का ही था, तो पार्टनर को दे दिया जाए। किस रेशो में, तो रेशो एक ही यूज होगा बेटा यहाँ पे, ओल्ड रेशो। तो एंट्री क्या बनेगी समझिएगा बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है, रिजर्व के नेचर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो जब भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको एंट्री में क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्कमैन जो कंपनसेशन रिजर्व है बेटा वो डेबिट हो जाएगा, समझिएगा। WCR बोल सकता हूं इसको शॉर्ट फॉर्म में, मैं बाद में इसको शॉर्ट फॉर्म में WCR ही लिखूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को मैं लिखूंगा WCC शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया। क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसकी नेचर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देने में, इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो 60,000 डेबिट हो गया। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर कौन, XYZ। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल, टू Y कैपिटल और टू Z कैपिटल। तीनों के अंदर आपको इसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बेटा। तो आपका अमाउंट सपोज जो भी आएगा 30,000 आ गया इसका, फर्स्ट वाले का अपन देखें तो, सेकंड वाले का अपन देखें तो 18,000 आ जाएगा, थर्ड वाले का 12,000 आएगा। तो ये तो फर्स्ट केस क्या हो गया बेटा, समझिएगा कि इफ नो क्लेम, बुक्स में आपको कोई भी क्लेम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सारा का सारा रिजर्व आप क्या कर दोगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है बेटा। ये चीज होगी, फर्स्ट केस आपको क्लियर होगा। आई थिंक कोई डाउट हो तो आप मेरे को क्वेरी भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, नंबर आप सभी को बताएंगे, ठीक है। तो सेकंड आप यहाँ पे क्लेम केस अपन यहाँ पे ले रहे हैं। फर्स्ट केस सबको क्लियर है, जब क्लेम का कोई भी क्लेम नहीं होगा तो सारा का सारा पैसा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और किस रेशियो में होगा वो आपने देखा यहाँ पर, ठीक है बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब सेकंड केस ये आता है, इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एग्जिस्ट। अब अगर बात ये आ गई कि अगर कंपनसेशन के अगेंस्ट क्लेम है, इफ क्लेम इज एग्जिस्ट, तो उसके अलग अलग केस बनते हैं बेटा। इफ क्लेम इज एग्जिस्ट, इस एग्जिस्टिंग में फर्स्ट पॉइंट ये बनता है कि क्या बेटा, कि इफ द क्लेम इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब ये कि इफ WCC लोअर देन WCR, शॉर्ट फॉर्म में बेटा मैंने लिखी है, मतलब ये निकल रहा है कि अगर आपका क्लेम अमाउंट जो है आपके रिजर्व अमाउंट से कम है तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी, मतलब समझिएगा बेटा, प्रैक्टिकली अपन ने ले रखा है, रिजर्व में सपोज 60,000 पड़ा है और ये बोला जाता है कि क्लेम सपोज 30,000 का निकल के आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लोअर हो गया, ये बड़ा हो गया आपका, ये लोअर हो गया क्लेम। तो केस क्या बना, इफ WCC लोअर देन WCR, मतलब आपका क्लेम अमाउंट जो है वो कम है आपके रिजर्व अमाउंट से, मतलब आपका रिजर्व ज्यादा पड़ा है पर क्लेम कम बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, जितना क्लेम बन रहा है उतना क्लेम में डाल दो, फिर जो पैसा बचेगा वो किसका, वो तो पार्टनर का ही है, ठीक है। तो जैसे 60,000 रुपीज यहाँ पे पड़ा है, तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी समझिएगा बेटा, WCR को तो डेबिट करना ही करना है एंट्री में। क्यों डेबिट करना है, क्योंकि रिजर्व की नेचर क्रेडिट होती है, डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, तो WCR अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया बेटा, डेबिट हो गया। अब क्या करना है अपने को, क्लेम में पैसा कितना डालना है, तो जो क्लेम में डालना है, क्लेम क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है, वो लाइबिलिटीज की नेचर क्रेडिट होती है, इसलिए अपन यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करेंगे, कंपनसेशन क्लेम को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब समझिएगा बेटा, पैसा तो पूरा आपका रिजर्व में से निकलेगा 60,000, उस 60 में से क्लेम कितना बना 30,000, तो क्लेम में आप 30,000 डाल दीजिए। अब 30 जो रिमेनिंग बचेगा वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वापस ओल्ड पार्टनर में। कौन सा रेशियो, तो ओल्ड रेशियो ही, ओल्ड पार्टनर कौन, वही XYZ। तो एंट्री क्या होगी, क्लेम भी आ गया, X भी आ गया, Y भी आ गया और Z भी आ गया, तो 2X कैपिटल, Y कैपिटल, Z कैपिटल। इस 60,000 में से 30,000 आपने क्लेम में डाल दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 30, वो 30 इन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा, जो भी अमाउंट आएगा मिलेगा इनको 15,000, 9,000, वो में भी 6,000। तो ये सेकंड केस आपका कि जो क्लेम अगर एग्जिस्ट करता है उसके अंदर भी वापस केस क्या है कि अगर आपका क्लेम जो है वो कम है आपके रिजर्व से, तो ये एंट्री बन जाएगी, ठीक है बेटा। ये आपका इसका ए पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बी पॉइंट पे बात करते हैं। अब सपोज मैं ये बोल दूं
कि क्लेम जो है WCC वो किसके इक्वल है, WCR के इक्वल है। इफ WCC इज इक्वल ऑफ WCR, मतलब क्लेम भी उतना ही है और WCR भी उतना ही, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर तो कुछ बचना ही नहीं है। तो नॉर्मल एंट्री में पार्टनर इस बार नहीं आएंगे, कुछ बचेगा नहीं तो पार्टनर को मिलेगा नहीं। तो बेटा रिजर्व तो डेबिट होना ही होना है इस केस में, WCR को तो डेबिट होना ही होना है। और क्लेम जैसे कि इसने क्या बोला इक्वल, इक्वल होने का मतलब क्लेम भी इस बार कितना है 60,000 है, आगे पास पैसा भी 60 पड़ा है और क्लेम रिजर्व में भी 60 पड़ा है और क्लेम भी 60 का आ गया। तो पूरा का पूरा WCR किस में चला जाएगा, क्लेम में चला जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC का फ्लो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो पूरा का पूरा 60,000 आप क्या करोगे, इस क्लेम में डाल दोगे। अब कुछ भी बचा ही नहीं तो पार्टनर को मिलेगा ही नहीं, तो पार्टनर इस एंट्री में आया ही नहीं। देखो बेटा एंट्री क्या होगी, WCR टू WCC। कैसे हुई, WCR रिजर्व कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट इसलिए किया, रिजर्व की नेचर क्रेडिट होती है, डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम डेबिट करना पड़ेगा। और क्लेम को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि लायबिलिटी है। अब बात ये रही कि जितना रिजर्व पड़ा था उतना ही क्लेम आ गया, तो पूरा पैसा क्या हो गया, सेटल हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो एंट्री आपकी यही खत्म हो गई, पार्टनर को कुछ मिला ही नहीं। ये होता है बेटा बी केस इसका, कि अगर क्या बने अपन कि WCC और WCR के इक्वल हो जाए। अब लास्ट एंड फाइनल केस जो बचता है वो ये बचता है बेटा कि अगर क्लेम है जो है वो मोर देन हो WCR से। सी पॉइंट अपन क्या लेके चले यहाँ पे कि आपका क्लेम इस बार ज्यादा हो जाए, कि सी पॉइंट अपन ने लिया इफ WCC इज मोर देन WCR। तो अब इस बात में मजा आ गया आपको कि भैया रिजर्व कम पड़ा है और क्लेम ज्यादा उठ के आ गया। तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि 60,000 का आपका WCC रिजर्व पड़ा है और क्लेम आपको बोल दिया कि भैया क्लेम 90,000 का है, आपके ऊपर आपको 90,000 देना है WCC के लिए। तो अब इस केस में क्या किया जाए, तो इस केस में क्या होता है बेटा, एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम है यहाँ पर रिवोल्यूशन। मतलब उस भाई से मदद लेनी पड़ेगी आपको, उसको भाई मान सकते हो आप, अपना रिजर्व का ही पार्ट है तो उसको आप अपना भाई मान सकते हो। उस भाई से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी अगर पैसा कम पड़ेगा। पैसा कम कैसे पड़ रहा है देखिए आप, रिजर्व में कितना पड़ा है 60,000, क्लेम कितने का उठ के आ गया 90। अब एंट्री जब आप बनाओगे तो एक बात तो क्लियर है कि WCR तो डेबिट होगा, कितने अमाउंट से होगा, तो जितना पड़ा है उतने से ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो कहां से लेके आए। तो आपके जेब में तो 60,000 ही पड़ा है, तो 60 आपने एक बार पूरा का पूरा निकाल लिया। अब बात समझिएगा बेटा कि आपको क्लेम में जो अमाउंट डालना है वो तो इससे ज्यादा है, कितना है 90 है। तो अब 30,000 की कमी हो रही है, उस कमी को पूरा करने के लिए आपको जिस भाई की मदद लेनी पड़ेगी उस भाई का नाम अपन ने रखा है रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे डेबिट कौन हो जाएगा बेटा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो देखो WCR डेबिट हो गया, रिवोल्यूशन अकाउंट भी डेबिट हो गया। अब डिफरेंस अमाउंट जो भी होगा उतने से रिवोल्यूशन को आप यूज कर सकते हो। तो एंट्री हो गई यहाँ पर WCR अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू WCC। अब देखो बेटा एंट्री में क्या हुआ, रिवोल्यूशन रिमेनिंग अमाउंट डिफरेंस अमाउंट से आ गया। क्यों डिफरेंस अमाउंट से आ गया, क्योंकि क्लेम एक्सिस ज्यादा निकल के आ गया, आपके पास पैसा रिजर्व में जो पड़ा था वो कम था। तो अब बाद में ये तो है ही नहीं कि भाई से पैसा ले लिया तो बाद में लौटाना नहीं पड़ेगा, लौटाना तो पड़ेगा उसको। तो लौटाएंगे कौन, ये पार्टनर, कौन से रेशो में, तो उन्हीं के ओल्ड रेशो में। तो अब देखो बेटा रिवोल्यूशन इस एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट हुआ जब आपने उससे पैसा लिया तब। अब उसको वापस लौटाना पड़ेगा तो रिवोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू रिवोल्यूशन होगा एंट्री में जब इसको आप लौटाओगे तब, ये बात तो कंफर्म है। अब डेबिट किसको किया जाए, तो जो पार्टनर लौटा रहे हैं उनको डेबिट कर लेते हैं। तो एंट्री क्या हो गई, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट और जेड अकाउंट। कैपिटल लगाना नहीं लगा रहा हूं बेटा मैं, आप समझ जाइएगा। तीनों के अंदर अपने को क्या लिखनी है एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। अब ये 30,000 को ये तीनों पार्टनर क्या करेंगे, अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको लौटाएंगे। तो 15,000 एक्स को देना पड़ेगा, 9 इसको देना पड़ेगा और 6 इसको देना पड़ेगा। तो ये ट्रीटमेंट होता है बेटा कि जब आपका क्या होता है कि क्लेम जब ज्यादा आ जाए किससे, रिजर्व से, तो उस केस में क्या करना होता है आपको कि रिजर्व में से जितना पैसा है उतना तो निकाल लो और जितना कम पड़े उसके लिए किसकी हेल्प ले लो, रिवोल्यूशन की। तो डिफरेंस अमाउंट से यहाँ पे रिवोल्यूशन क्या हो गया बेटा, डेबिट हो गया। 90,000 WCC में आपको जरूरत थी और पड़ा 60 था, तो 30 आपने रिवोल्यूशन से निकाल लिया। और अगली एंट्री में आप उसको फिर से रिवोल्यूशन को जब पैसा लौटाएंगे तो रिवोल्यूशन फर्स्ट एंट्री में डेबिट था तो लौटाते टाइम वो क्रेडिट हो गया। तो डेबिट कौन होंगे, जो पार्टनर लौटा रहे हैं, कौन से रेशियो, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री हो गई एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल टू रिवोल्यूशन। ठीक है बेटा, तो आज का अपना इस क्लास का जो मेन टॉपिक था WCC का, जो मेरा फोकस था, मैंने अलग अलग सारे केसेस आपको समझा दिए कि जब क्लेम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सारा पैसा पार्टनर में बांट दो। जब आपका क्लेम अमाउंट कम है और रिजर्व में ज्यादा पड़ा है तो बचा हुआ पार्टनर में बांट दो। वो केस भी अपन ने देख लिया। फिर अपन ने बोला इक्वल हो जाए तो क्या करना है, तो उस केस में पार्टनर आएंगे, सीधी एंट्री क्या हो जाएगी, WCR टू WCC। और फाइनल केस अभी अपन ने देखा कि अगर रिजर्व में अमाउंट कम बढ़ जाए और WCC क्लेम में ज्यादा की रिक्वायरमेंट है
तो उस केस में क्या करना है आपको वो भी आपने देख लिया कि रिमेनिंग अमाउंट जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितना कम पड़ रहा है उसके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट को आप यूज कर लें, उसकी हेल्प ले लें और फिर उसको ऊपर जब रिटर्न करेंगे तो उस एंट्री में रिवोल्यूशन फिर से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आज की अपनी जो क्लास है बेटा उसमें यहीं तक अपन आज डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें तो आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बताऊंगा, आगे के टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आज आप इसी प्रैक्टिस करें और आप आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें इन वीडियोस की मदद से। कोई अगर आपको क्वेरी रहती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8386899564 पे आप मेरे को मैसेज कॉल कर सकते हैं और क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में आपको इतना ही मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में और नई चीजें लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें घर पे।